हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और आज हम अगले चैप्टर की PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं 2023 की, जो हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको पूरी सीरीज करवाएंगे, 2023 की क्वेश्चन करवाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, अपने अपने स्टेटस पे लगाते रहें और हम आपके साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। ठीक है, आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करिए, फिर मैं करता हूं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कॉपर इज यूज टू मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मतलब क्या रखे, ये क्या कह रहा है? कॉपर जो है यूज किया जाता है मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए ना, खाना बनाने के बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है कॉपर की जो इस काम को रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है? मेलेबिलिटी, बिल्कुल, बर्तन बनाने के लिए पतला होना बहुत जरूरी है, तो मेलेबिलिटी भी जरूरी है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस, जब हम गर्म करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जिसमें से हीट पास हो जाए, वो चाहिए। और हाई रिएक्टिविटी, ये नहीं चाहिए। आपको पता है, अगर हमारे पास जो कॉपर यूटेंसिल है, अगर कॉपर हमारा मोर रिएक्टिव आ जाता है, अगर हमारा कॉपर मोर रिएक्टिव आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो आप जिसमें भी आप गर्म कर रहे हैं वाटर से ही रिएक्शन कर जा रहा है, आप जो भी खाना बना रहे हैं उनसे ही रिएक्ट कर जा रहा है, तो आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा। हो सकता है आप वो पॉइजनस हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉपर की रिएक्टिविटी हाई नहीं है, इसीलिए हम कॉपर को कॉपर के बर्तन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। समझ में आए आपके क्वेश्चन? तो इसकी रिएक्टिविटी कैसे नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपका ये क्वेश्चन सही था? आपने करके देखा था? अगर करके देखा था तो एकदम बढ़िया है, आप इस तरह से ही लगे रहिए। और अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको करके देखेंगे आप। जरा ट्राई करिए। आप स्क्रीन वीडियो को पॉज कर सकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि मैं तो टाइम की वजह से ऐसा जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कह रहा है कि जब जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या होगा? व्हेन जिंक विद रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है वो क्या होता है? बता दो रे, बता दो। सोडियम, देखना, सोडियम ऑक्साइड बना क्या? नहीं। सोडियम जिंकेट बना क्या? यस, यस, सोडियम जिंकेट बन गया। यस, सोडियम जिंकेट आपके सामने है। ये जो बना वो सोडियम जिंकेट बना, और साथ में क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत काम की है, मजेदार रिएक्शन है। जिंक ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, क्या बना दिया? सोडियम जिंकेट। और क्या आपका ये क्वेश्चन सही था? अगर आपने करके देखा था, अगर सही है तो इसी तरह से लगे रहिए और पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ नॉन मेटल। जो देखो, एक चीज ध्यान रखना, जो नॉन मेटल होते हैं ना बेटा, नॉन मेटल जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ये क्या है? जिनके वैलेंस शेल में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। और मेटल क्या है फिर? मेटल क्या है? अधिकतर मेटल के में या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, कभी कभी 4 हो जाता है जब नीचे सीरीज में जाते हैं, 5 भी देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर हम मेटल को इन चीज़ों से ज़्यादा देखते हैं। तो वो कह रहा है कि कौन सा नॉन मेटल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में? तो 5, 6, 7, 5, 6, 7 या 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल में होंगे, तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला असर्शन ए, सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ऑक्साइड। क्या कह रहा है हमसे? कि सोडियम है, कैल्शियम है एंड मैग्नीशियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड। तो जो हमारे कैल्शियम ये सब वो है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन ऑक्साइड से इलेक्ट्रोलाइसिस करके बनते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि चाहे हमारे पास NaCl हो, CaCl2 हो,
MgCl2 हो, ये सब के सब क्या है, इनको पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके एक बर्तन में या एक बीकर में डाल के 2 इलेक्ट्रोड लगा करके इनके कैल्शियम वगैरह प्राप्त किया जाता है, यानी कि इनके इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई, असर्शन वाली बात सही है, सही बात है कि नहीं। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके मोल्टन स्टेट में उनके सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इसीलिए उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनको हम उसके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रीज़न क्या है, दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन देन कार्बन। बिल्कुल, इन मेटल्स के पास ज़्यादा एफिनिटी होती है किसे, ऑक्सीजन के। भाई ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा एफिनिटी है, बिल्कुल, जो कि सोडियम है, सोडियम को Na2O की रिएक्शन कार्बन से कराएंगे तो क्या बनता है, Na बन जाएगा, नहीं बनेगा। हम कार्बन के साथ इनका रिडक्शन नहीं कराते क्योंकि इनकी एफिनिटी कार्बन से ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये भी बात हमारी सही है, लेकिन क्या इसका ये रीज़न है, क्या जो हमने ऊपर वाली बात बोली, मान लो वो क्वेश्चन है, क्या उसका रीज़न सही है, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमें ऊपर जो हमें असर्शन दे रखा है वो कुछ और दे रखा है, वो हमें कह रहा है कि मोल्टन स्टेट में हम क्या करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन कर, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। तो हम ये भी बात सही कह सकते हैं कि हमारे पास इन मेटल्स के पास क्या है कि मेटल, इनके जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन से अटैच्ड रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं। सही बात है भाई, ये भी बात है कि इलेक्ट्रोलाइज हम इसलिए कराते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड के साथ इनकी जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइज, जैसे वाटर और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोलाइज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल प्राप्त करते हैं ना, पहले चैप्टर में जो हमने किया था, वैसे ही यहाँ पर भी हम वही कह रहा है कि मेटल की ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा रिएक्टिविटी है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो इसका मतलब है ये भी बात सही है और रीज़न भी करेक्ट हम कह सकते हैं इसमें, इस बात को हम रीज़न के तौर पर भी सही कह रहे हैं, तो दोनों ही बात सही है। इसका मतलब हमारे पास आंसर आपकी स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, बता दो। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो चैनल पर, इसी तरह से और शेयर करते रहिए दोस्तों को। अगर आप रोज़ अपने दोस्तों को 2 से 3 दोस्तों को शेयर करेंगे तो आपके इस गुरुजन का एक अच्छा साथ मिलेगा और आपको दुआएं, और आपको सबसे बढ़िया है कि आपको अच्छे नंबर की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम और मेहनत करेंगे आपके साथ और अच्छा कंटेंट लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो देखिए अगला नंबर है, ए मेटल एम ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड। कोई मेटल है एम, वो क्या कर रहा है, किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और जी गैस रिलीज करता है। भाई आपको पता है कोई भी मेटल है अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे मेटल सॉल्ट देता है, भाई क्या देता है, सॉल्ट देता है मेरे को एक, और क्या देता है, H2 गैस लिबरेट करता है। तो कोई गैस G लिबरेट कर रहा है, दिस सेम मेटल ऑल्सो लिबरेट द गैस G व्हेन रिएक्ट विद द बेस। यही मेटल उसी एसिड से, अगर ये किसी एसिड से रिएक्ट करता है, मतलब बेस से रिएक्ट करता है, ठीक है, वहां भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है सॉल्ट के साथ, ये दोनों ही काम कर रहा है। तो आपका मतलब ये है कि कौन सा मेटल रहा होगा जो दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो एज यू नो दैट कि हमारे पास या तो रहा होगा एल्यूमिनियम या रहा होगा जिंक। याद करिए ये दोनों ही मेटल है जिनकी रिएक्शन हमने बेस के साथ करी हुई है, करा है ना आपने। इसका मतलब है हमारे पास या तो हो सकता है जो मेटल है, नेम द गैस, तो गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। यू नो मेटल की एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। और हाउ विल यू द टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, भाई सीधी सी बात है, अगर आप मैच स्टिक ले जाते हैं किसी जहाँ से गैस निकल रही हो और इस पर आप मैच स्टिक जला के लेके जाते हो, तो ये मैच स्टिक पॉप साउंड के थ्रू जलने लग जाएगी इसके कांटेक्ट में, ये गैस की कांटेक्ट में आते ही। तो मतलब हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई, दोनों बात समझ में आ गई कि आपको। उसके बाद राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद एसिड और बेस, दोनों के साथ आपको रिएक्शन करानी है। तो मैंने आपको बता दिया कि Zn अगर उठाते हैं तो Zn की रिएक्शन आप H2SO4 से करा दो, एक बार डाइल्यूट H2SO4 से करा देंगे, तो डाइल्यूट H2SO4 से कराने पर क्या बनता है,
ZnSO4 बनता है, आपको पता है बच्चा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ऐसे ही अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी कि भाई Zn की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो क्या बनता है, Zn ये बनता है Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बैलेंस आप कर ही लेंगे कि मैं ही करूं बैलेंस, बता दो रे बाबा, बता दो, यहाँ 2 लगा दो बस, ठीक है ना। तो क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हैं तो लाइक करते जाएं। लाइक नहीं करते यार, लाइक में बहुत कंजूसी करते हो आप, लाइक कर दिया करो, इतना तो हमारा बनता है भाई, फ्री कंटेंट मिल रहा है आपको। आइए, तो अमंग द फॉलोइंग मेटल विद लोएस्ट डेंसिटी, इनमें से कौन सा मेटल है जिसकी डेंसिटी कैसी है, लोएस्ट है। ऐसा कौन सा मेटल है इनमें से जिसकी डेंसिटी कैसी है, लोएस्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी लोएस्ट है वो है लिथियम। वो है क्या, लिथियम, ठीक है। तो कौन सा मेटल है जिसकी डेंसिटी लोएस्ट है, वो है हमारा लिथियम। तो आपको ये बात समझ में आ गई क्या, लिथियम आंसर है इसका। लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इनका कोई नहीं है, क्या आ जाएगा इसका, लिथियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज क्या है, एलॉय किसका एलॉय है, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है। तो सिंपल सी बात है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का एलॉय होता है, कॉपर और टिन का एलॉय होता है ब्रॉन्ज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन। ऐसे ही आप साथ ही साथ आप वीडियो को रोक करके खुद करने की कोशिश किया करो, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो कि आपको आता है या नहीं। भले ही तुक्का लगाओ, लेकिन चीज़ों को आप बाद में तो याद रहेगा ना कि यार हमने तुक्का लगाया था, लेकिन हमारे सर ने ये आंसर बताया था, याद रहेगा पेपर के लिए। जरूरी है, MCQ क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन आपके यहाँ 20 आ रहे हैं। 20 MCQ आपकी किस्मत लिख सकते हैं। अगर आप थोड़े बहुत वीक हैं, थोड़ा आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपके ये MCQ आपकी किस्मत लिख देंगे, आपके अच्छे मार्क्स भी दिला सकते हैं। तो MCQ को छोड़ के ना जाए बच्चा, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए जरा क्या क्वेश्चन है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल आर लोअर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सही बात है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एथेनॉल का, वो कैसा होता है, कम होता है, किससे, सोडियम क्लोराइड से, क्योंकि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये भी बात सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उनका। सही बात है कि नहीं, ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, दोनों ही बात हमारी कैसे सही है, और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, हमें अट्रैक्शन के बारे में बता रहा है, इसलिए ज़्यादा है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। ऐसे ही देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ए मेटल एक्स इज यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस। भाई याद रखना, थर्माइट प्रोसेस में ना ऑलवेज एल्यूमिनियम यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं एल्यूमिनियम, जो हमारी रेलगाड़ी की जो पटरियां होती हैं, जो रेलवे लाइंस होती हैं, उन रेलवे लाइंस के अंदर गर्मियों के दिनों में दरारें पड़ जाती है ट्रेन चलने से। तो उन दरारों के अंदर हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम भरते हैं गर्म करके, वहाँ से हीट निकलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा हीट, तो वहाँ से हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या करती है, ये एल्यूमिनियम क्या करती है, जो हमारे पास आयरन की बनी होती है, जो कि आयरन ऑक्साइड बना लेता है उसके साथ, क्योंकि बरसात वगैरह पड़ती है वहाँ पर जंग के तौर पे, तो जंग भी कम लगती है जब एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाता है, तो इसको क्या बना देता है, L2O3 बना देता है और Fe को बाहर कर देता है। इसका मतलब ये थर्माइट प्रोसेस है भाई, ठीक। तो Fe और Fe2O3 के बीच में होती है क्या रिएक्शन? नहीं। Al और Al2O3 के बीच में होती है? नहीं। Fe और Fe2O3 के बीच में नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। आंसर किसके बीच में होती है फिर? Al एंड Al2O3 इनके बीच में होती है। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है? क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो क्वेश्चन को इस तरह से ही पढ़े और समझने की कोशिश करें क्या कहा जा रहा है, और साथ में आंसर को भी बहुत अच्छे से समझना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए पहले आप, फिर हम करेंगे। क्या कहता है, सोडियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओए, सोडियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है क्या? नहीं। केवल आपको 2 याद रखना है फिलहाल के लिए,
ZnO और Al2O3 इन दोनों के अलावा कोई फिलहाल, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन किसी दिन बात करेंगे, लेकिन अभी हमसे क्या करें, ZnO और Al2 ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती हैं, बाकी इनके अलावा कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। तो सोडियम ऑक्साइड तो भाई एम्फोटेरिक नहीं होती, ये तो बेसिक इन नेचर होती है। तो ये बात तो गलत है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपके पेपर के अंदर अगर असर्शन गलत हो जाता है तो रीजन तो पक्का ही सही होगा, क्योंकि इनमें कोई ऑप्शन दोनों गलत होने का है ही नहीं, दोनों गलत होने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर असर्शन गलत हो गया तो रीजन तो अपने आप ही सही होगा। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो चीजें आपको समझ में आ पा रही हैं, ठीक है। मैंने कहा असर्शन जब भी गलत होगा तो रीजन तो अपने आप सही होगा, अगर रीजन गलत होगा तो असर्शन अपने आप सही होगा, दूसरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है किसके लिए? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए। इट रिएक्ट ओनली विद एसिड एंड डज नॉट फॉर्म वाटर, ठीक है। इट रिएक्ट ओनली विद एसिड एंड डज नॉट फॉर्म वाटर। क्या ये केवल एसिड से ही रिएक्ट करते हैं लेकिन और वाटर फॉर्म करते हैं? देखेंगे। इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सही बात है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ही है कि ये एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करेगा, तो वो क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। इसका मतलब पहली बात क्या है? पहली बात तो गलत हो गई, केवल एसिड से फॉर्म करा रहा है, एसिड से रिएक्ट करा रहा है। तीसरी बात में इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओह, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस थोड़ा ना बनाता भाई, बिल्कुल नहीं बनाता। हाइड्रोजन गैस थोड़ा ना, वाटर बनाएगा, सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सही बात है, ये वाली बात हमारी सही है, ये भी बात गलत है क्योंकि हाइड्रोजन गैस की बात कर दी ना उसने। अगला वाला, इट रिएक्ट ओनली विद बेस एंड डज नॉट फॉर्म वाटर। ना जी ना, बिल्कुल ना। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर? आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सी। समझ में आ गई आपको बात? आपको बात समझ में आ गई क्या? अगले क्वेश्चन पे हम चलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है हमसे? ये कहता है द फॉलोइंग डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये जो डायग्राम है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को शो कर रहा है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस। ये जो डायग्राम बना हुआ है आपकी स्क्रीन पर, ये हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। द इम्प्योर मेटल फॉर्म फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। क्या कह रहा है? इम्प्योर मेटल जो है फ्रॉम द एनोड, क्या कहा? इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। तो इम्प्योर मेटल एनोड से डिजोल्व हो रहा है इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा कह रहा है प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड ऑन द कैथोड, डिपोजिटेड ऑन द कैथोड। Insoluble impurities settle down the bottom of the anode on passing the current through the electrolyte. The pure metal forms, ये नीचे दिख नहीं रहा है भाई, ये नीचे नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। तो क्या कह रहा है भाई? ये हमसे कह रहा है कि ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। क्या कह रहा है? जब हम पास करेंगे करंट को, जब हम करंट पास करेंगे, जब हम पास करेंगे करंट को किससे? इलेक्ट्रोलाइट से। द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व हो जाएगा किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्योर मेटल। क्या ऐसा होगा? या इम्प्योर मेटल फॉर्म्स फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। इम्प्योर मेटल होगा कि प्योर मेटल होगा? तो ये वाली तो बात गलती है हमें, क्योंकि प्योर मेटल थोड़ी ना डिजोल्व होता है। इम्प्योर मेटल डिजोल्व होगा जिसमें से प्योर मेटल निकल करके कहाँ पहुंचेगा? हमारे कैथोड पर, जो हमारे पास वो होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इम्प्योर मेटल की बात तो सही है,
लेकिन प्योर मेटल की बात गलत है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फिर, इसका डी हो जाएगा इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पढ़ लीजिए एक बार आप क्वेश्चन, आप एक बार पढ़ के देखिए क्वेश्चन को, समझ के देखिए, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका डी, क्योंकि प्योर मेटल को घोल रहा है। प्योर मेटल थोड़ा ना घुलेगा, फिर प्योर कैसे करेंगे, प्योर तो इम्प्योर को घोलने के बाद इम्प्योरिटी नीचे रह जाती है, इम्प्योरिटी नीचे रह जाती है और प्योर मेटल कहाँ पहुंच जाता है, उसके अगले एन उस पर, ठीक है, एनोड पर। समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर है भाई। अगली बात चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपका केस स्टडी क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो ये केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। केस स्टडी में पहले आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है, लगभग 4 या 5 में से 4 करने होते कभी कभी, या 4 पूछ लेता है। तो आपको उस केस स्टडी पर नहीं जाना। मैंने कहा अगर आप केस स्टडी करना चाहते हो तो आप ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि आपने कंसेप्ट को सीखा हुआ है, आपने बुक से पढ़ा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसके पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे, आपको उसके कंसेप्ट में मिलते हैं। ये कंसेप्चुअल बेस्ड है। केस स्टडी का मतलब आपने केस को स्टडी किया, लेकिन उस केस स्टडी का मतलब उसके चारों तरफ का जो एविडेंस है, उन सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, तब जा करके होगा बच्चा। तो इसका मतलब ये आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, ये सारी जाल बातें हो रही हैं, लेकिन हम यहाँ मेन बात पे ध्यान देंगे। ऑन बर्निंग सल्फर डाइऑक्साइड टू कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस, ठीक। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, मतलब जब हम बर्निंग करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, S + O2 गिव्स क्या हो जाएगा बच्चा, SO2 हो जाएगा, ठीक है ना। कलरलेस गैस निकलेगी। नेम द गैस फॉर्म्ड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2। उसके बाद क्या करें, स्टेट द नेचर ऑफ द गैस। नेचर कैसा है भैया, ये एसिडिक होती है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर है। व्हाट विल हैपन, एक्शन ऑफ दिस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। अगर ड्राई लिटमस पेपर पर कोई इसका एक्शन करवाते हैं तो ये कैसा कर देती है भाई, मेरे कहने का मतलब है इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लें। अगर ये एसिडिक है तो ये कैसा कर देगी, अगर ये एसिडिक है तो कैसा कर देगी, ये आपको ड्राई लिटमस पेपर को कैसा कर देगी, रेड कर देगी, रेड, ठीक है। समझ में आ रही भाई, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं है, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में वही हमारे पास पैराग्राफ दे रखा है, फिर से एक क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर कह रहा है, ये सारी बातें पढ़ लीजिएगा आप खुद ही, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Na2 मतलब ये बेसिक ऑक्साइड होती है और वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बेस फॉर्म करेगा, तो NaOH फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, NaOH वाटर के साथ, जैसे CaO + H2, CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे Na2O + H2 गिव्स NaOH। ऐसे Al2O3, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर NaAlO2 बनता है भैया, NaAlO2 बनता है, ठीक है। साथ में क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑक्साइड है ना, मेटल थोड़ा ना लिया है, तो ये बनता है हमारे पास। तो रिएक्शन दोनों ध्यान में रखनी है भाई, दोनों रिएक्शन ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन, नेक्स्ट यही वही पैराग्राफ, क्वेश्चन अगला है। मैंने कहा ना ये क्या है, ये हमारे केस स्टडी क्वेश्चन है, तो केस स्टडी क्वेश्चन को ध्यान से करना पड़ता है। वाई आर सम मेटल्स ऑक्साइड कैटेगराइज्ड एज एम्फोटेरिक, गिव एन एग्जाम्पल या गिव वन एग्जाम्पल। सिंपल, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होती हैं वो एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट करके react to form salt and hydrogen gas, salt and hydrogen सॉरी H2O वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एग्जांपल क्या है, या तो वो ZnO ले लो या Al2O3 ले लो, दोनों से ही रिएक्ट कर जाता है, दोनों से ही रिएक्ट कर जाते हैं ये, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात, अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लिख लेते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन, वही क्वेश्चन, मतलब वही केस स्टडी क्वेश्चन है। अब कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। आपको कह रहा है कि कॉपर को जब एयर के अंदर हीट करेंगे तो क्या होगा, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। सिंपल, कॉपर को अगर एयर की प्रेजेंस में आप हीट कर देंगे तो कॉपर ऑक्साइड बना देगा, ये ब्राउन कलर का होता है और यहाँ कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। समझ में आ गई आपको बात? अगर समझ में आ गई है तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगर है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये है केस स्टडी अगला, ये है केस स्टडी अगला। अगर देखिए क्वेश्चन आप केस स्टडी के ऊपर जो दे रखा है, ये जो पैराग्राफ दे रखा है ना, इसको आप पढ़िएगा बेटा, ठीक है। एंड वी कैन नॉट यूज कार्बन टू ऑब्टेन द सोडियम फ्रॉम सोडियम ऑक्साइड, वाई? स्टेट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। वी कैन नॉट यूज कार्बन टू ऑब्टेन सोडियम फ्रॉम सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सही बात है भाई। हम कार्बन की रिएक्शन नहीं कराते सोडियम प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है, क्योंकि सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांगली बाइंड होता है, स्ट्रांगली बाइंड होता है। अब क्यों बाइंड होता है? क्योंकि सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव है। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ना, रिएक्टिविटी सीरीज में इसको सबसे ऊपर रखा हुआ है, अप में रखा गया है, ऊपर रखा गया है इसको, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। इसलिए हम इसकी क्या करते हैं, इसकी जब हम सोडियम ऑक्साइड का करवाते हैं तो इनका हम क्या करना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से अगर सोडियम प्राप्त करना है, अगर सोडियम प्राप्त करना है सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। ठीक है, बताओ भाई क्या चीज़ें आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला वही केस स्टडी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चेंज है। वही क्वेश्चन कि व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन, ये तो हो गया ना, कॉपर इज हीटेड इन एयर। सही बात है, हो गया यार, हो गया ये क्वेश्चन। अगला है, ये भी क्वेश्चन दोबारा है, रिपीट कर दिया। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये डिफरेंट है, देखो। तो द रिएक्शन ऑफ मेटल विद Fe2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक। सही बात है, अगर रेलवे ट्रैक में दरारें पड़ जाती है तो उसको ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, Fe2O3 यानी कि हम किस थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं, वहाँ थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं। तो कौन सा मेटल है वो? ए। तो एल्यूमिनियम Fe2O3 से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है और साथ में Fe को बाहर निकाल देता है। ठीक है, साथ में Fe को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। क्लियर है भाई? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब है कि ये आइडेंटिफाई मेटल ए कौन है, मेटल ए ये है, और नेम द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, इसको हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विद Fe2O3, हमने आपके सामने लिख दिया रिएक्शन। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? जल्दी से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन पढ़िए और फिर बताइए क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, क्या आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट हैपन टू जिंक कार्बन कार्बोनेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली लिमिटेड एयर ऑफ, ये तो आपको पता है जब हम Zn कार्बोनेट को, जिंक कार्बोनेट को, जितने भी कार्बोनेट अधिकतर कार्बोनेट को हीट करने पर क्या मिलता है, हमको Zn मिलता है, और यहाँ पर ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो लिमिटेड एयर प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं, तो ठीक है भाई, लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपको ये मिलता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि ये कौन सी प्रोसेस है, कैल्सिनेशन है या रोस्टिंग है, ये आपको पता करना है और कमेंट करना है कि सर ये कौन सी प्रोसेस है, ये जो आप सामने दिख रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, आज का हमारी क्लास इतनी ही है, और नेक्स्ट उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा इस चैप्टर के। ठीक है, तो अगली जो हमारी जो लेक्चर या वीडियो होने वाली है, उस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वहाँ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि क्या आपको मेटल नॉन मेटल के अंदर क्या पढ़ के जाना है और किस तरह से हमको करना है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो आ रही है इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ कि किस तरह से हमको इस चैप्टर को पढ़ना है, और आप इस वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना ना भूलें, स्टेटस पे लगाइए और आपके इस भाई बंधु को भी वायरल कर दो। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन रात आपका मंगलमय हो और आप अच्छी तरह से मेहनत करें, आपका पढ़ाई में मन लगे। थैंक यू।